हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग पढ़ेंगे पीटी 365 की, और इसमें हम लोग कवर करेंगे सोशल इश्यूज़। ओके, क्योंकि सारी पीटी 365 अब तक आ चुकी है, ऑलमोस्ट आ चुकी है। कल्चर की बाकी है और एक दो सेक्शन की बाकी है। ओके, लेकिन ऑलमोस्ट आ चुकी है। तो मैं भी यहाँ पे पॉलिटी कंप्लीट करा दूँ। इकॉनमी तो आपका अनअकैडमी में चल ही रहा है, और उसके अलावा हम लोग इन्वायरमेंट और साथ ही साथ आईआर देख रहे हैं, तो वो चलते रहेगा। लेकिन छोटी छोटी बीच बीच में आपको वीडियो सोशल इश्यूज़ की भी दिखती रहेगी, क्योंकि सोशल इश्यूज़ में ज़्यादा इससे क्वेश्चंस कवर नहीं होते हैं, अगर मैं फ्रैंकली कहूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा था कल कि आपको कोई भी पीटी 365 नहीं छोड़नी है, कोई भी स्किप नहीं करनी। ये बहुत छोटी सी है, इसमें ज़्यादा न्यूज़ कवर नहीं किया गया, 41 पेजेस की ही है ओनली। तो मैं छोटी छोटी बीच बीच में इसको भी लेते रहूँगी, जिससे कि आपका धीरे धीरे आपका सब कवर हो जाए। ओके, एक ही चीज़ आप पढ़ते रहोगे ना तो आपको बोरिंग भी लगने लगेगा, और एट द एंड आप एकदम से फेडअप हो जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा चेंज होते हुए पढ़ते रहिए, और धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। ओके, तो ये तो बात रही इसमें। और साथ ही मैं एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली हुई क्या कि एक चैनल है, स्टडी फॉर आईएएस इन हिंदी ओनली। ओके, जहाँ पे क्या हो रहा था ना कि वो बंदे ने मेरी पूरी की पूरी वीडियो को उन लोग ने डाउनलोड करी और अपने चैनल पे अपलोड करा। ओके, तो आप लोग में से एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि मैम ये आपकी चैनल है क्या, स्टडी फॉर आईएएस इन हिंदी ओनली। तो मैंने सिंपली कहा कि नो, ये मेरी चैनल नहीं है। लेकिन उसने फिर मुझे कहा कि आई एम श्योर। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ बात है। फिर मैं विज़िट की उस चैनल पे, तो मैंने देखा कि ये जितनी भी पीटी 365 की है ना, ऑलमोस्ट उन्होंने 4-5 मेरी वीडियो को पूरी की पूरी डाउनलोड कर रखी थी, और अपने में उन्होंने अपलोड किया। तो फिर मैंने रात में ही कल देखी, तो मुझे लगा कि ओके फ़ाइन, छोड़ देते हैं। अगर किसी बंदे को मेरी ही कुछ मेहनत से उनको अगर 2-3 रुपये का भी फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत है। ओके, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं जाके उस वीडियो में फिर मैं सोची कि देखती हूँ क्या कमेंट वगैरह है। तो कमेंट में देखी तो देखिए, आप ही लोग में से कुछ कुछ थे जो मुझे यहाँ भी कमेंट करते हो, थैंक्स लिखते हो, वहाँ भी थैंक्स लिखे हुए थे। अब आप लोग में से कौन है आप समझ जाओगे। तो वहाँ पे भी मुझे थैंक्स लिखे थे। तो मुझे वही लगा कि आप लोग को भी ये लग रहा होगा कि मैं दूसरे चैनल पे भी पढ़ा रही हूँ। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ये मेरी खुद की चैनल है। ओके, ओनली रिसोर्स माइंड, मैं यहीं पे हूँ, ये मेरी एकदम खुद की है। मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करके भी ये चैनल नहीं चला रही हूँ, मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। आप देखते हो पीपीटी सिंपली उठाती हूँ, पढ़ाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस मेरी ये पैशन है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं किसी भी सोर्स से कहीं भी रहती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इंस्टीट्यूट जाके पढ़ाऊँ या फिर खुद की कोचिंग या खोल लूँ, इस टाइप का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मेरे पास जो भी टाइम बचता है, मैं ये मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दे रही हूँ। आपकी भी जो नीड है कहीं ना कहीं पूरी हो जा रही है। अगर एक बच्चे को भी पूरी हो रही है तो वो मेरे लिए मोर देन एनफ है। ओके, बस ये मैं अपनी पैशन को पूरी करती हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मैं यहीं पर हूँ। यूट्यूब में कोई मेरी चैनल जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वो रिसोर्स पॉइंट ही है। मैं कभी ना किसी चैनल पे पढ़ाई हूँ, ना आगे कभी पढ़ाऊँगी, ये भी फाइनल है। ओके, क्योंकि मुझे अपनी ब्रांडिंग करनी अच्छी लगती है। मेरे अंदर कुछ टैलेंट है तो मैं खुद निकाल के लाऊंगी। मुझे किसी और के साथ कंपेनियन करने का कोई भी शौक नहीं है, मैं नहीं करूँगी। ओके, उतना ही था तो मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया, जस्ट बिकॉज मैं कुछ टर्म्स समझ लूँ। टर्म्स एंड कंडीशन समझनी होती है तो वो मुझे उससे वहाँ समझ आ जाती है, वो एनफ है। ओके, तो इसलिए मैं आपको बोल देती हूँ कि कहीं भी आप लोग को मेरी वीडियो देखे तो आप लोग मुझे ज़रूर बोल दीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब में बहुत होती है कि किसी और की वीडियो को उन लोग डाउनलोड करके अपलोड कर लेते हैं अपने चैनल पे। तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप लोग में से एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा ये, तो ऐसे अगर आप लोग को बाद में भी दिखे तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि ये क्लैरिटी होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग को लग रहा है कि मैं उस चैनल पे भी पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं थी। वो मेरे साथ वो लोग अपने आप मन से कर रहे थे। तो मैं कल रात में तो पूरी तरीके से स्किप कर दी। मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन फिर मुझे दिन में लगा कि आप लोग में से कोई सब्सक्राइबर वहाँ भी आप कमेंट कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि मैं उस चैनल को भी पढ़ा रही हूँ। तो एक हो जाता है ना कि ऐसा यूट्यूब की पॉलिसी है कि एक वीडियो जो है ना 2-3 चैनल पे नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। मेरी मेहनत, ओके, मेरी मेहनत है, और मुझे ही अगर कॉपीराइट स्ट्राइक कल को आ जाए तो मैं फंस जाऊंगी ना, क्योंकि ऐसे भी मैं पीपीटी में पढ़ाती हूँ, ये आपको पीपीटी फॉर्म में पढ़ा रही हूँ, पीडीएफ फॉर्म में पढ़ा रही हूँ, सॉरी। तो प्रॉब्लम मुझे भी हो सकती है। तो इसलिए भी मैं सोची कि मैं क्यों ना चलो वाले बंदे को बात कर लूँ। मैं सोची यूट्यूब में मैसेज कर देती हूँ, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँ। फिर सोची चलो हटाओ, कुछ एक्शन वगैरह ले लेंगे उनके चैनल के लिए। तो मैं उनके चैनल पे विज़िट की, और वो आप देखोगे खुद भी ना, उसने सबकी कॉपी रख कर रखी है। ओके, उसने तो यहाँ तक कि स्टडी आई क्यूब की भी वीडियो को नहीं छोड़ा, मृणाल सर की भी वीडियो को नहीं छोड़ा, और उसने सबकी डाउनलोड करके सबकी अपलोड कर रखी है। मैंने उनकी प्लेलिस्ट को देखा। ओके, फिर मैंने सिंपली उनसे कमेंट किया, मैसेज पे बात करी कि ये मेरी वीडियो है,
प्लीज़ डिलीट कर दीजिए वगैरह वगैरह करके मैंने बात की। तो उसने भी काफ़ी हम्बल तरीके से मुझसे बात किया, फिर मेरी सारी वीडियो को डिलीट कर दिया। अब वहाँ वीडियो नहीं है, तो वहाँ तो नहीं है, लेकिन कल को अगर कहीं और भी आप लोग को दिखता है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ऐसे भी मैं कमेंट सेक्शन में बहुत एक्टिव रहती हूँ, आप लोग की कोई भी क्वेरीज होती है मैं आप लोग को रिप्लाई करती हूँ, चाहे आप यहाँ करो या फिर अनअकैडमी में करो, ओके। क्योंकि यही तो कनेक्टिविटी बनती है ना, मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ तो आप लोग मेरे से कनेक्ट हो पाते हो, लेकिन मैं आप लोग से कैसे कनेक्ट हो पाऊँ, तो आप लोग की क्वेरी से ही हो पाती हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। तो इस तरीके की कोई भी बात हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, और डैम श्योर कि मैं कहीं नहीं पढ़ाने वाली, मेरी और कोई वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं दिखेगी, ओके। तो काफ़ी बात हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस थी, इसलिए मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पहली टॉपिक से, जो कि है विमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़, ओके। तो ऐसा नहीं है कि मैं बख्श दे दी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब से मैं ठान ली हूँ कि अगर मुझे कहीं भी ऐसा मेरी वीडियो दिखेगी तो मैं ज़रूर एक्शन लूँगी, ओके। क्योंकि सुपर चैट होती है, हम लोग की यूट्यूब जो भी चलाते हैं तो उनसे हमारी सुपर चैट होती है, तो उसकी तरह जो भी मुझे इशू है मैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाती हूँ। और ऐसा भी ऐसा है कि अगर कोई मेरी वीडियो को, जैसे किसी की भी वीडियो को अगर कोई और अपने चैनल पर अपलोड कर दे इलीगली, तो उनके ऊपर कॉपी स्ट्राइक आ जाती है और उनकी चैनल हमेशा के लिए बंद हो जाती है। तो ये भी होता है, बहुत सडन ही सब चीज़ में एक्शन ली जाती है। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि चलो इतनी अच्छी प्रोविजंस है तो मैं क्यों ना डायरेक्टली, अब मैं किसी और को नहीं कहने वाली जिसकी भी चैनल में जैसे इस तरीके की बात मैंने करी, मैंने कहा कि चलो बंदे से बात कर लेते कि क्या दिक्कत है यार। मैंने देखा कि उसने तो सारी वीडियो अपलोड की, आगे भी वो मेरी करने वाली थी। पता है क्या हुआ, परसों ही मैंने आई आर की मैंने डाली थी, 3 days अगो मैंने डाली थी, और उसने सेम डे आफ्टर 20 मिनट्स उन्होंने डाउनलोड करके अपलोड कर दी। मीन्स सेम डे, वो टाइम भी नहीं लगा रहे। तो फिर ये तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ना, बाद में उनको भी प्रॉब्लम होती है कि सेम वीडियो दोनों चैनल पे जा रही है। उसने एडिट भी नहीं कर रखी, हूँ बहू एकदम पूरी A to Z, जो मैं जैसे लेक्चर लेती हूँ मेरी स्टार्टिंग टू एंड उन्होंने डाल दी। कुछ एडिट कर देते, कुछ वगैरह कर देते तो कुछ समझ में भी आती। तो इसलिए वो सारी प्रॉब्लम है। और आप लोग भी अगर यूट्यूब चैनल अगर आप लोग चलाते हो तो इतना तो अवेयर आप लोग भी रहिएगा कि अगर आपकी वीडियो कहीं और भी हो ना तो आप लोग सीधे एक्शन लीजिए, ओके। कॉपीराइट स्ट्राइक आप दे सकते हो, दूसरे को आसानी से दे सकते हो अगर आपकी कोई आपकी कोई कंटेंट को कोई चोरी कर रहा है तो, ओके। तो इतना सारा प्रोविजंस है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। देखिए ये सारी टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है वीमेन से रिलेटेड और चाइल्ड से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी मोदी सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो ये सारी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और #MeToo भी बहुत ज़्यादा चल गया था इस बार, तो इसलिए भी मैं कहूँगी कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, तो ये आपका जो मिनिस्ट्री थी वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यहाँ पे इस कंपनी रूल को अमेंड किया था, जो कि 2014 थी। और यहाँ पे जो कंप्लायंस थी उनको डिस्क्लोज़ करना यानी ओपन करना है, और ये मैंडेटरी रखा गया था एनुअल रिपोर्ट में। जो भी प्राइवेट कंपनीज़ के एनुअल रिपोर्ट निकलेगी वहाँ पे जहाँ पे भी वीमेन हरासमेंट की केस आती है, सेक्सुअल हरासमेंट की केस आती है, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज़ करना है, ये मैंडेटरी रखा गया था। तो जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट जो 2013 की थी, इसमें क्या क्या प्रोविजंस है वो देख लेते हैं। इसमें वीमेन को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है कि अगर उनके पास जहाँ भी वो काम कर रही है, अगर उस जगह में उनके साथ कोई भी सेक्सुअली हरासमेंट होती है तो उनके लिए उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ये एक्ट में डिफाइन किया गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेस में होता है, और यहाँ पे एक तरीके का कंप्लेन रिड्रेसल भी है, यानी अगर किसी वीमेन के साथ इस तरीके का कोई हादसा होता है तो वो वहाँ पे आसानी से कंप्लेन लॉन्च करा सकती है। जो डेफिनेशन है एग्रीव्ड वीमेन का, यानी जो बहुत ही दुखी वीमेन होती है, वो यहाँ पे प्रोटेक्शन ले सकती है इस एक्ट के तहत, और उनको एक्सट्रीमली यहाँ पे सारी वीमेन को अच्छे से कवर किया जाएगा, ओके। यहाँ पे यही नहीं है कि हर एक एज को, यहाँ पे एज डिफाइन नहीं है, या फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये सारी चीज़ें नहीं देखा जाएगा। जो भी वीमेन अगर काम करती है कहीं भी, उनके साथ अगर इस तरीके की चीज़ होती है तो उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा, ओके। और यहाँ पे ये भी नहीं देखा जाएगा कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है कि अनऑर्गेनाइज्ड में, पब्लिक में है कि प्राइवेट में है, या फिर कवर क्लाइंट्स में है, कस्टमर में है, कहीं भी है, वो कहीं भी काम कर रही है तो उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। जो एक्ट है यहाँ पे आपका जो क्विड प्रो क्यो हरासमेंट का जो कंसेप्ट है उसको भी कवर किया जाएगा। और ये एक तरीके का हरासमेंट की टाइप्स है, जो कि और जितनी भी हरासमेंट की तरीके होती है ना, वो सब यहाँ पे इंक्लूड है। इसको कहा जाता है क्विड प्रो क्यो हरासमेंट, ओके। साथ ही यहाँ पे आपकी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो भी यहाँ पे मैंडेटरी है कि हर एक कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी, हर एक प्राइवेट और हर एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में। और इस कमेटी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स होंगे, ओके। मिनिमम 10 तो होंगे, उससे ज़्यादा भी होंगे तो कोई बात नहीं। इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी है वो यहाँ पे सिविल कोड का उनको पावर भी दिया जाता है कि वो बुला सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, प्रोडक्शंस कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का। हर एक इंटरनल कमेटी जो है उनको ज़रूरत है कि वो एक NGO से मेंबरशिप कर सकेंगे, एसोसिएशन कर सकेंगे, जिसमें कि विमेन का जो भी प्रॉब्लम होगा वो वहाँ पे कहा जाएगा।
जो लोकल कंप्लेंट कमेटी है उनको ज़रूरत है कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाए और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का परमिशंस लेकर बनाए। एक एडिशनल जो लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है वो भी एक ब्लॉक लेवल पे बनाना चाहिए, जिसमें जितनी भी कंप्लेन होगी वो सारे कंप्लेन इसमें एड्रेस किए जाएंगे। अगर आप देखोगे जो कंप्लेन है यहाँ पे आपका इंटरनल कंप्लेन के साथ वो रिकॉर्ड्स नहीं होना चाहिए, यानी जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी के पास जो भी वहाँ पे आपका कंप्लेन गया है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो सारे यहाँ पे कंप्लेन होना चाहिए जो कि आपका ब्लॉक लेवल पे या फिर इस तरीके के इंटरनल कंप्लेन कमेटी अगर वर्क नहीं कर रही है तो उस तरीके की महिलाएं लोकल कंप्लेन कमेटी में आकर वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकती है। यहाँ पे आपका सेफ गार्ड भी प्रोवाइड किया गया है अगर कोई फॉल्स और मैलिशियस चार्ज लगा रहा है, जैसे अगर कोई विमेन अगर गलत चार्ज लगा रही है किसी भी इंसान के ऊपर कि सेक्सुअली हरासमेंट का, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे एक प्रोविजंस है। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर भी गलत चार्ज लगा के निकल ले, तो ये वाली बात नहीं है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। इस एक्ट की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी क्योंकि ये एक्ट जो है ना आपका एग्रीकल्चर वर्कर को और आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पे कवर नहीं करती, इसलिए काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही थी। यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन नहीं है, यहाँ पे वीमेन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, जिससे कि कभी कभी इस तरीके का जो प्रोविजंस दिया जाता है वीमेन इसका मिसयूज़ भी करती है। तो इसलिए ये आपका जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन नहीं है और ये सिर्फ वीमेन को ही प्रोटेक्ट करी है, मेन को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कही जा रही है। एक सी बॉक्स है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे कहीं। यहाँ पे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है जो भी सेक्सुअल हरासमेंट होती है विमेन के साथ, और इस एक्ट के अंदर जो भी कंप्लेन होता है ना वो सी बॉक्स के अंदर भी जाता है। एक कंप्लेन अगर यहाँ पे सबमिट किया जाता है इस पोर्टल में तो ये डायरेक्टली आपका आईसीसी और एलसीसी के पास सेंड हो जाता है और कंसर्न अथॉरिटी के पास, जो कि इनकी रिलेटेड जुरिस्डिक्शंस देते हैं दोनों, यानी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री एज वेल एज जो कंप्लेन होते हैं ना वो इस तरीके की इंक्वायरी के प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं। जो सी बॉक्स के यूज़र्स हैं ना वो यहाँ पे उनको ऑप्शंस दिया जाता है कि वो इंटरैक्ट करें जो भी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, और इस पोर्टल के थ्रू ही वो यहाँ पे इंटरैक्ट कर सकते हैं और उनको एश्योर किया जाता है कि टाइम बाउंड रिस्पांस दिया जाएगा, यानी एक फ़िक्स टाइम पे उनको रिस्पांस दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये है नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर। यहाँ पे इंडिया जो है रिसेंटली 9th कंट्री बन गई है जिन्होंने वर्ल्ड में ऐसा लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है कि सेक्सुअल ऑफेंडर जितने भी अपराधी होंगे उनका एक नेशनल डेटाबेस बना जाएगा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया गया है और साथ में साथ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी है। तो मिनिस्ट्री आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मिनिस्ट्री कौन कौन सी है, और आप लास्ट ईयर पेपर निकाल के देखोगे तो मिनिस्ट्री काफ़ी पूछी जाती है, तो इसलिए मिनिस्ट्री ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, किस तरीके की जो आपका नेशनल डेटाबेस जो बनाया जा रहा है उसमें क्या क्या होगा। तो यहाँ पे डिटेल्स होंगे, 4.5 लाख पीपल्स के डिटेल्स रखेंगे जिसमें कि जो डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल ऑफेंसेस है वो सारी चीज़ें होंगे। यानी इस डिटेल में भी क्या होगा, उनके नाम होंगे, जो ऑफेंडर है जो अपराधी है उनके नाम होंगे, साथ ही उनकी एड्रेस होगी, फोटोग्राफ होंगे, आइडेंटिफायर्स होंगे कुछ जैसे कि पैन कार्ड हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया, क्रिमिनल हिस्ट्री होंगे कि उन्होंने पहले और क्या क्या हरकत की है, फिंगरप्रिंट्स उनकी ली जाएगी, पाल्म प्रिंट्स ली जाएगी, और वहाँ पे उनको अगर उनके ऊपर कॉन्विक्ट किया जा रहा है तो वो भी दिया जाएगा, या फिर उनके ऊपर कोई भी चार्जेस लगी है रेप का, या फिर पॉक्सो एक्ट के अंदर उनकी कोई चार्ज लगी है, या फिर ईव टीजिंग का, यानी कमेंट कर देना कोई भी चलती फिरती लड़कियों के ऊपर। तो ये सारी जो भी चीज़ें उन्होंने कर रखी है 2005 के बाद, तो ये सारी चीज़ें उनकी हरकत यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगी। इस तरीके का डिटेल यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा और ये आपका मेंटेन किया जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरह, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ये ट्रैक करेगी जो रेगुलर अपडेशंस होगा रिकॉर्ड का, स्टेट पुलिस के द्वारा जो दिया जाएगा वो इसको ट्रैक करते जाएगी। साथ ही यहाँ पे एसेसिबल है सिर्फ और सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के द्वारा, और यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है वो भी देखा जाएगा और जितनी भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रही है उन सारे केसेस को मॉनिटर की जाएगी। साथ ही यहाँ पे आपका किसी भी इंडिविजुअल के प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ओके, ये याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिटेल है ना पर्सन का वो आपका 18 ईयर से ऊपर का रखा जाएगा, और यहाँ पे एक आपका जो भी कन्विक्शन है ना उसके अगेंस्ट में अपील होगा, और जितनी भी स्टेट प्रिजन्स के द्वारा यहाँ पे चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट की जाएगी। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आपका ट्रैक होगा जो भी आपकी रिलीज कॉन्विक्ट है, यानी अगर कोई भी ऑफेंडर है उनको यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है तो वो भी उनको ट्रैक किया जाएगा, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये सारी चीज़ की जानकारी रखी जाएगी। एक ऑनलाइन पोर्टल भी यहाँ पे निकल कर आया था इस साल जो कि cybercrime.gov.in। ओके, ये दूसरी पोर्टल है जो कि आपको याद रखना है, और ये आपका गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप कंप्लेन रिसीव करेंगे हमारे जैसे सिटीजन्स के द्वारा, और यहाँ पे जितनी भी ऑनलाइन कंटेंट है वो सब देंगे, जैसे कि आप बता सकते हो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी चल रही कि नहीं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल कहीं यूज़ किया जा रहा है या फिर कहीं कुछ हो रहा है कि नहीं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल्स जैसे कि रेप और गैंग रेप हो रही है कि नहीं, तो आप यहाँ पे जो है जाके cybercrime.gov.in में जाकर आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। ओके, तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि
बहुत अच्छा होता है, क्योंकि काफ़ी लोग और काफ़ी लड़कियां, काफ़ी फैमिली जो है इस तरीके की अगर हरकत हो जाती है तो वो लोग छिपाने की कोशिश करते हैं। हमारे इंडिया में यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छिपाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सामने आइए। क्योंकि हम लोग अगर इस चीज़ को छिपाएंगे तो जो कल्प्रिट है, जो सच में इस तरीके की हरकत करते हैं, उनको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ और रिक्वेस्टेड टू ऑल द गर्ल्स कि प्लीज़ आप लोग यहाँ पे हाइड मत होइए। कल कुछ भी आपके साथ गलत होता है तो आपके पास बहुत सारी प्रोविजंस है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हो तो ये भी है कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उस चीज़ को नोट डाउन किया जाएगा, उस पर एक्शन ली जाएगी, और जो भी यहाँ पे गलत अपराधी जो भी है उनको यहाँ पे पनिशमेंट देगी। हमारी एक मेन मोटिव होनी चाहिए कि कोई भी अगर इंसान इस तरीके की गलत कर रहे हैं तो उनके अंदर डिटरेंस होना चाहिए। जब तक लोगों के अंदर डर नहीं होगा वो लोग गलत काम करने से रुकेंगे नहीं। ओके, तो डर पैदा करना है, बाकी तो कानून के हाथ में है कि वो जैसा सज़ा देना चाहे। अब आते हैं एडल्ट्री पे, ये है 1.3। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्ट्रक डाउन कर दिया है जो सेक्शन 497 है इंडियन पिनल कोड का, और कहा है कि एडल्ट्री जो है एक पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, जो कि आपका सेक्शन 497 ऐसा बता रहा था कि एडल्ट्री एक पनिशेबल ऑफेंस है, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। तो अब कोर्ट की क्या स्टैंड है वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि जो लॉ है ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये आपका पूरी तरीके से एबॉलिश कर रहा है जो आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 14 है। यानी आर्टिकल 21 आपकी हो गई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 14 हो गई इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, राइट टू इक्वालिटी। तो ये दोनों लॉ को यहाँ पे, दोनों जो राइट है उसको यहाँ पे वायलेट कर रही है, और साथ ही साथ ये डिस्ट्रॉय भी करती है, डिप्राइव भी करती है जो विमेन की डिग्निटी होती है, और साथ ही जो ऑफेंस करती है जितनी भी सेक्सुअल फ्रीडम है विमेन की उनको भी बचाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया। वैसे अगर कहें तो एडल्ट्री जो है ना एक तरीके का क्राइम नहीं है, लेकिन ये अट्रैक्ट करता है एक स्कोप जो कि आपका सेक्शन 306 के अंदर है, यानी अबेटमेंट टू सुसाइड। यानी ये उकसाया जाता है, सुसाइड करने के लिए अगर किसी को उकसाया जाता है ना तो उस केस में एडल्ट्री को यहाँ पे पनिशेबल मानना चाहिए। और आज के भी डेट में अगर एडल्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो गई है, लेकिन ये सेक्शन 306 यहाँ पे अलाइव है, जिंदा है। अगर आप किसी को भी सुसाइड करने के लिए उकसाते हो तो उसके लिए आपको सज़ा भुगतना पड़ेगा। एपेक्स कोर्ट ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है जो सेक्शन 198(1) है और 198(2) है जो CRPC की यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, तो वहाँ पे अलाउ किया जाता है कि हस्बैंड को यहाँ पे चार्ज में लेना है उस मैन के अगेंस्ट में जो उनके वाइफ के साथ यहाँ पे एडल्ट्री कमिट करता है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। यानी एक हस्बैंड और एक वाइफ है, अगर वाइफ किसी और के साथ यहाँ पे एडल्ट्री कमिट करती है, इट मीन्स कि वो सेक्सुअली यहाँ पे इंटरेक्ट होती है किसी और मैन के साथ, तो ये जो इनके हस्बैंड थे ना, इस वीमेन की जो हस्बैंड थे वो यहाँ पे एक्शन लेंगे इसके अगेंस्ट में, ये आदमी के अगेंस्ट में, इस वीमेन के अगेंस्ट में, अपनी वाइफ के अगेंस्ट में यहाँ पे एक्शन नहीं लेंगे। तो ये क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है ना कि वीमेन जो है ये तो प्रॉपर्टी है हस्बैंड की, यहाँ पे ऐसा माना जाता है। इसलिए ये जो हस्बैंड होते हैं ना वो वीमेन को कभी भी वीमेन के अगेंस्ट में वो यहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकते, वो इस मैन के अगेंस्ट में यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। तो यही चीज़ कहा गया है कि विमेन की डिग्निटी के लिए इसको यहाँ पे एबॉलिश किया गया है, विमेन को फ्रीडम देने के लिए और इक्वालिटी के लिए भी। अगर यहाँ पे मेन अगर गलत है तो विमेन को भी गलत कराना है, विमेन अगर गलत है तो मेन को भी गलत होना चाहिए। तो दोनों को इक्वालिटी के लिए इस चीज़ को एबॉलिश किया गया है। ओके, अब आते हैं एक नेक्स्ट और सेक्शन है, सेक्शन आप लोग को याद होना चाहिए 498A जो कि IPC का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रीस्टोर किया है और इमीडिएट अरेस्ट किया है प्रोविजंस जो कि आपका इस IPC के अंडर में है। तो सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर यहाँ पे ऑर्डर किए थे और वो भी फैमिली वेलफेयर कमेटी को कि वो एक डिस्ट्रिक्ट में इसको सेटअप करेंगे और एक कमेटी होना चाहिए जो कि प्रपोज करे एक तरीके का एक्ट। और यहाँ पे जो भी आपका एंटी डाउरी हरासमेंट के लिए, यानी डाउरी के हरासमेंट या एंटी डाउरी हरासमेंट के लिए जो भी मिसयूज़ किया जा रहा है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद जो है अगर हरासमेंट भी नहीं की जा रही है और अगर लड़की हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है तो वो इस तरीके का केस, जो झूठा फॉल्स केस होता है ना, वो लगा देती है कि उनके जो इन लॉज है और उनके जो हस्बैंड है वो उनके ऊपर डाउरी का जो प्रेशर बना रहे हैं। ओके, तो इस तरीके की भी जो फेक जो केसेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा आती है। तो इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का कहा था कि कमेटी बैठाना चाहिए और उनको पता होना चाहिए, वो सर्च करे कि एंटी डाउरी हरासमेंट प्रोविजंस जो आपके सेक्शन 498A में है तो उसके अगेंस्ट में कितनी ऐसी मिसयूज़ केसेस आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने लेटेस्ट जो वर्डिक्ट उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा कि ऐसा पैनल्स होना चाहिए जो कि यहाँ पे इस तरीके का कोई भी प्लेस में नहीं जहाँ पे इस तरीके का क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ इस्टेब्लिश किया गया है। मीन्स इस तरीके का अगर कोई भी केस हो रहा है ना तो वो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के इस्टेब्लिश होने के बाद क्या है कि ये इसके अंडर में तो है लेकिन इसके बियॉन्ड में भी है, यानी जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट है उसके बियॉन्ड में भी जाकर है। यानी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है जो मिसयूज़ होती है एंटी डाउरी हरासमेंट प्रोविजंस का, तो उस पर जाके पूरी तरीके से तहकीकात करना है।
अब सेक्शन 498A एक्चुअली है क्या, ये देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो हस्बैंड होते हैं और हस्बैंड के रिलेटिव, यानी वीमेन के हस्बैंड के रिलेटिव, अगर वीमेन को थोड़ा सा भी क्रुएल्टी जैसा बिहेव करते हैं और पनिश करते हैं, इम्प्रिजमेंट करते हैं, नो आई मीन जो इस तरीके के, अगर कोई भी उस वीमेन के जो हस्बैंड होंगे और हस्बैंड के कोई भी रिलेटिव अगर वीमेन के साथ क्रुएल्टी जैसा बिहेव करते हैं तो उनको पनिशमेंट भी मिलेगा और जेल का भी टर्म मिलेगा, इम्प्रिजमेंट भी उनको दी जाएगी। ओके, और साथ ही साथ इम्प्रिजमेंट जो है 3 इयर्स तक होगा और ये आपका फ़ाइन के साथ होगा। जो ऑफेंस है वो नॉन बेएबल है, यानी बेल भी आप नहीं ले सकते हो मीड में, आपका जब तक टर्म कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप बेल भी नहीं ले सकते हो। तो इतनी कड़ी जो है इसमें पनिशमेंट दी जाती है, तो इसलिए भी इस तरीके का प्रोविजंस निकल कर आया था। अब पैटर्निटी लीव देखते हैं। मैटर्निटी लीव तो हम लोग बहुत देखे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको मैटर्निटी लीव दी जाती है, लेकिन ये पैटर्निटी लीव क्या है? अभी रिसेंट जो DOPT की नोटिफिकेशंस आई है उसमें मेल पर्सनल नेम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, उन्होंने ऐसा कहा कि जो सिंगल पेरेंट होते हैं उनके ऊपर, जो चिल्ड्रन के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं, वो अब चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। यानी एक सिंगल पेरेंट अगर कोई अडॉप्ट करता है, कोई भी इंसान अगर मीन्स कोई भी मेल पर्सन अगर वो कोई भी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं और उनके चाइल्ड पूरी तरीके से डिपेंडेंट उस पर्सन पे है, तो वो पर्सन अब चाइल्ड केयर लीव भी ले सकते हैं। और ये लीव जो है टोटल 730 डेज़ का होगा, जब तक उनके इंटायर पीरियड ऑफ सर्विस हो गए, यानी वो जब तक वर्क करेंगे, जितने साल तक वर्क करेंगे उसमें वो 330 डेज़ का वो यहाँ पे ले सकते हैं, लीव ले सकते हैं। अब ये अप्लाइड सिर्फ और सिर्फ, अब तक ये अप्लाइड होता था विमेन एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन अब मेल के लिए भी है। तो चाइल्ड केयर लीव जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है 6th पे कमीशन के साथ। और करंट जो इस तरीके की मूव ली गई है ना, वो आपका रिकमेंडेशन आया था जब 7th पे कमीशन आई थी। जो सिंगल मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन्होंने डिफाइन किया था कि एक अनमैरिड और विडोवर जो है और डाइवर्सी गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके, इस तरीके के प्रोविजंस इन लोग को मिलेगी। तो पैटर्निटी लीव इंडिया में देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की क्या बात है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1999 नोटिफिकेशन उन्होंने दिया था सेंट्रल सिविल सर्विस रूल जो कि 551 का था। उसमें उन्होंने कुछ प्रोविजंस रखी थी कि अगर कोई मेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए है, और उनकी जो सर्वाइविंग चिल्ड्रन होनी चाहिए वो दो से कम नहीं होनी चाहिए, और वो जो पीरियड होगी वो 15 डेज़ तक वो ले सकते हैं यहाँ पे लीव, और अपने वाइफ के साथ भी ले सकते हैं और न्यू बॉर्न चाइल्ड के साथ भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि यहाँ पे इस तरीके का कोई भी लॉ नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके का जो प्रोविजंस है वो नहीं दी जाती है, पैटर्निटी लीव का कोई भी यहाँ पे प्रोविजंस नहीं है। लेकिन कुछ मेजर यहाँ पे MNCs है जो कि इस तरीके का स्टेप ले रही है, और वो HR पॉलिसी के थ्रू ली थी। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट है 12 वीक की छुट्टी देते, इन्फोसिस 5 डेज़ की देते, फेसबुक 17 वीक्स की देते और TCS 15 डेज़ की देते। बाकी इनके अलावा और कोई भी प्राइवेट सेक्टर में पैटर्निटी लीव का छुट्टी नहीं दिया जाता है। तो अब यहाँ पैटर्निटी लीव की बात हुई है तो कुछ मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो 2017 में थी उसके बारे में देखते हैं। ये एक्ट जो है फुल पेड एब्सेंस, यानी जो विमेन वहाँ पे वर्क करती थी लेकिन यहाँ पे अब वर्क नहीं कर रही है और वो प्रेग्नेंट है, तो 26 वीक्स तक वो घर पे रहेगी, लेकिन उनको फुल पेड किया जाएगा अपने चाइल्ड का केयर करने के लिए। जो एक्ट है वो एप्लीकेबल है सारे इस्टेब्लिश एम्प्लॉयर के लिए, और यहाँ पे जितनी भी आपकी 10 से ज़्यादा विमेन है उन सबको दिया जाएगा। अगर विमेन की बात करें जो एक्सपेक्ट कर रही है 2 चिल्ड्रन तक, तो ये आपका जो पेड मैटर्निटी लीव है ना वो 12 वीक्स तक होगा। अगर फर्स्ट है तो आपका 26 वीक तक होगा, 2 है तो यहाँ पे 12 वीक्स तक होगा। ओके, मैटर्निटी लीव जो 12 वीक्स का है वो अवेलेबल है उन मदर्स को जो यहाँ पे अडॉप्ट कर रही है चाइल्ड, और वो भी 3 साल से कम की। यानी 12 वीक्स का किनको मिलेगा? जो मदर यहाँ पे अडॉप्ट कर रही है। जो खुद ही मदर यहाँ पे डिलीवर करेगी उनको यहाँ पे 26 वीक्स दिया जाएगा। ओके, तो ये डिफ्रेंशिएट आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे जो एक्ट है वो मैंडेटरी यहाँ पे हर एम्प्लॉयर के लिए है जो कि एक एजुकेटेड विमेन है, और उनको मैटर्निटी बेनिफिट दिया जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट आप देखोगे तो 50 और मोर एम्प्लॉयर्स के साथ होना चाहिए, और ये आपका फैसिलिटी ऑफ क्रेशे भी दिया जाएगा। यानी अगर कहीं भी कोई भी ऐसी कंपनी है जहाँ पे 50 से ज़्यादा वीमेन को इस तरीके का फैसिलिटी दिया जा रहा है, तो वहाँ पे फैसिलिटी ऑफ क्रेश है, यानी वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ और उनको फैसिलिटी देगी, उस तरीके की कंपनी को फैसिलिटी देगी ताकि वो कंपनी घाटा में नहीं जाए। 10 से ज़्यादा वीमेन अगर उनको यहाँ पे छूट दिया जा रहा है तो इट्स ओके, कंपनी उतनी लॉस को मैनेज कर पाएगी। लेकिन अगर कंपनी में 50 से ज़्यादा वीमेन को इस तरीके से छुट्टी दिया जा रहा है और बिना काम के उनको पेड किया जा रहा है, तो कंपनी लॉस भी जा सकती है। तो उस चीज़ को अवेल किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, तो उनको फैसिलिटी ऑफ क्रेशे भी दिया जाएगा। ओके, तो गाइस मैं लेसन यही पेंट करती हूँ, कल इसको स्टार्ट करूँगी। बाकी इसके बाद आपकी इन्वायरमेंट की लेसन आएगी तो वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो सारी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके। तो इन्वायरमेंट और IR कंप्लीट करूँगी, धीरे धीरे इसकी भी बीच बीच में लेसन आना चाहिए, मूड फ्रेश होते जाना चाहिए। कुछ नया पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा ध्यान में आएगा, एक ही चीज़ पढ़ते जाओगे तो वो एक बोरिंग सी हो जाती है। ओके, तो मैं इस लेसन को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट, क्वेरीज और सजेशन है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।